गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आप सब लोगों का बहुत बहुत एटीएस में मैं अजीत तिवारी स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, राइट नाउ वी आर गोइंग थ्रू प्रीवियस क्वेश्चंस ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो क्या एवी फाइन है? एक बार मुझे जल्दी से बता दें आप। यस, ओ ग्रेट। ऑडियो इज फाइन। चल फाइन। सी, हम लोग वर्ड्स वाइज क्वेश्चन यहां सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग 2014, वेरी वेरी गुड इवनिंग, हम लोग 2014 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। आइए जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते बिना कोई लेट किए हुए, है ना। और जितने लोग ने सेशन को मिस किया है गाइस, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सारी क्लासेस को देखें। ओके, सारी क्लासेस को देखें आप। चलिए फाइन, ग्रेट। सो गिव मी अ बिग थम्स अप। मैं जल्दी से सेशन को स्टार्ट करता हूं। थैंक्स प्रकाश। So guys, after having huge experience more than 18 years and mentored more than 10 lakh students, मैं आपके लिए ATS पे लेकर आया हूं with proper one stop solution, more focus on expected questions। तो आज हम 2014 के क्वेश्चंस करेंगे। हमने 11, 12, 13 ऑलरेडी कर लिया है। कोई क्वेरी, कोई डाउट आप मुझे कमेंट सेगमेंट में लिख कर बताओगे। सो आर यू रेडी? यस, नो? जल्दी से मुझे एक बिग थम्स अप देंगे और कहेंगे आर यू रेडी, यस और नो। सो क्वेश्चन नंबर 1, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो कौन सी प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है? आइए एक एक करके जल्दी से देखिए हम। पोटेंशियल एनर्जी इज रिलीज्ड टू फॉर्म फ्री एनर्जी। अच्छा, free energy is converted into potential energy and stored. Okay, food is oxidized to release carbon dioxide and water. Oxygen is taken and CO2 and water vapors are given out. So dear friends, listen very very carefully. ध्यान सुनिए मेरे प्यारे बच्चों। फोटोसिंथेसिस के नाम लेते ही कितने क्वेश्चंस बनेंगे? बहुत ध्यान सुनना, कितने क्वेश्चंस बनेंगे? सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन वन बाय वन। सो आप बहुत ध्यान से स्क्रीन पे देखें। मैंने कहा भाई क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे? फर्स्ट, ये कैसी रिएक्शन है? कैटाबॉलिक यानी कि डिस्ट्रक्टिव, जैसा कि रेस्पिरेशन है, जिसमें फूड ऑक्सीडाइज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। मतलब सी इज नॉट करेक्ट आंसर। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय क्लोरोफिल, लाइट एब्जॉर्बिंग ग्रीन पिगमेंट। बिल्कुल, और ये केमिकल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मेशन करती है। दैट मींस ये भी गलत है। ऑक्सीजन रिलीज होती है, ये भी गलत है। बी इज द राइट आंसर। ब्रिलियंट प्रकाश, फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टोर्ड। केमिकल एनर्जी फूड एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी। बहुत ध्यान सुनेंगे। सनलाइट फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। पोटेंशियल एनर्जी क्या यूज करेंगे? यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन में जब दो वाटर मॉलिक्यूल का फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में जो कि क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम में ग्रुप ऑफ थैलेकॉइड्स में होती है, तो देयर इज रिलीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। दैट मींस वाटर इज सोर्स फॉर ऑक्सीजन। दैट मींस ऑक्सीजन इज रिलीज इन द प्रोसेस। सोर्स क्या है? स्रोत क्या है? वाटर मॉलिक्यूल। Process through which green plants and certain bacteria convert light energy into chemical energy into potential energy or food energy. ध्यान सुनेंगे। Rate of photosynthesis is always maximum in red light, then blue light, then yellow light, and minimum in green light. So इस प्रोसेस में क्या होगी? ग्रीन प्लांट्स
सोलर एनर्जी कौन सी विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम, कौन सा विजिबल 400 टू 700 नैनोमीटर की लाइट को वो एब्सॉर्ब करेगी यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड मेनली फ्रॉम एटमॉस्फेयर। कैसे आएगा? थ्रू माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट एट सरफेस ऑफ लीव्स स्टोमेटा, यहां से, ठीक। और फाइनली ग्लूकोज की फॉर्मेशन, शुगर की फॉर्मेशन और ऑक्सीजन रिलीज होगी एज ए बाई प्रोडक्ट। अभी हमने समझा वाटर का सोर्स क्या है, हमने कहा ऑक्सीजन का सोर्स क्या है, इट इज वाटर मॉलिक्यूल। ये 2014 के क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं। नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आप कमेंट में आंसर लिखते रहें। Which of the following adds or add carbon dioxide to the carbon cycle on planet Earth? कौन सा? अभी फोटोसिंथेसिस जस्ट हमने देखा, अभी आप आंसर कर लो फिर मैं आपसे बताऊंगा, आप आंसर कर लो फिर मैं आपसे बताऊंगा। कौन कार्बन का सोर्स है, कार्बन को ऐड करेगा? दो टर्म यूज करेंगे, कार्बन का कौन सिंक है। हमने एक सिंक का फॉर्मेट प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, अब बात हो रही है कौन कार्बन का सोर्स है, सोर्स कौन है, अब इसकी बात हो रही है। क्लियर? अगर वॉल्केनिज्म, आइए जरा देखते हैं, अगर वॉल्केनिज्म होगी सो यस CO2 इज रिलीज्ड, रेस्पिरेशन अभी हमने किया, कैटाबॉलिक प्रोसेस, फूड इज ऑक्सीडाइज, अगर ये एरोबिक हुई तो CO2 इज रिलीज इन द एटमॉस्फेयर, करेक्ट। फोटोसिंथेसिस कार्बन का सिंक है, जहां जहां फोटोसिंथेसिस होगी, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ओशन, लेक, पॉन्ड, अगर इसके पास ग्रीन प्लांट्स, एल्गीज प्रेजेंट हैं, ये कार्बन सिंक की तरह बर्ताव करेंगी। डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अगर एरोबिकली हुआ, बट ऑब्वियस दे विल रिलीज CO2 इन द एटमॉस्फेयर। 1, 2 and 4 अगर हम बात करें सो C इज द राइट आंसर, 1, 2 and 4 ओनली। आइए इससे और डिटेल में देखते हैं। वॉल्केनिक एक्शन, वॉल्केनिक में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, वॉल्केनिक डस्ट, वॉल्केनिक एरोसॉल्स, ये सब पार्टिकुलेट मैटर्स एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी। रेस्पिरेशन 24 घंटे होगी, ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ये एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, फूड की ऑक्सीडेशन, एक्सर्गोनिक एनर्जी रिलीज होगा। फोटोसिंथेसिस कार्बन सिंक है, ठीक। डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अगर एरोबिकली हुआ तो एटमॉस्फेयर में CO2 रिलीज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड एक एटमॉस्फेयर का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ग्रीन हाउस गैस है 0.03%, जिसकी कंसंट्रेशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वेदरिंग ऑफ रॉक्स, कई बार एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के साथ मिक्स होकर कार्बोनिक एसिड रेनफॉल कॉज करती है। कार्बन सोर्स फॉर प्लांट्स, स्टोर्ड इन बायोमास, ऑर्गेनिक मैटर इन सेडिमेंट्स, है ना। कार्बोनेट रॉक्स लाइक लाइमस्टोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक ग्रीन हाउस गैस है, सॉल्युबल इन वाटर है, कार्बोनिक एसिड रेन भी कॉज करती है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक। सोर्स ऑफ ऑल कार्बन लिविंग एज वेल एज फॉसिल, ओशन के पास लार्ज क्वांटिटी ऑफ डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट्स है। ऑलवेज एक्वेटिक इकोसिस्टम, वाटर बॉडी के पास लगभग ऑन एन एवरेज 10 टाइम्स, दैट मींस अगर एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है तो लगभग ऑन एन एवरेज 0.3% is present in aquatic ecosystem, जलीय पारितंत्र में, aquatic ecosystem में 0.3%, very very important। Primary source outgassing, degassing from earth interior, mid oceanic ridges बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सारे बनेंगे
एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत सारे बनेंगे यहां से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। हॉट स्पॉट वॉल्केनोस, सबडक्शन रिलेटेड वॉल्केनिक आर्क्स। मोस्ट ऑफ CO2 जो सबडक्शन जोन से रिलीज होगा, कहां से निकला? मेटामॉर्फिज्म ऑफ कार्बोनेट रॉक्स, जो वहां पे सबडक्ट हो रही है। क्लियर? सो आउट गैसिंग और डी गैसिंग, मिड ओशनिक रीज, हॉट स्पॉट वॉल्केनो, ये सब आपके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। रेस्पिरेशन के बारे में हमने समझ लिया, डिकम्पोजिशन के बारे में हमने देखा कि अगर डिकम्पोजिशन एरोबिकली हो रहा है तो वो CO2 को एटमॉस्फेयर में बैक रिलीज कर देगा। कंबस्शन, फॉसिल फ्यूल्स, क्रूड ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, हैवी ऑयल, ये सब क्या करेंगे? CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज करेंगे। बहुत ध्यान सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फॉरेस्ट कार्बन का रिजर्वायर है, अभी मैंने आपसे बताया। अगर फॉरेस्ट फायर होगा तो ये भी CO2 को रिलीज करेगा। फॉसिल फ्यूल्स क्या है? दे आर हैविंग कंप्लीट और पार्शियल डिकम्पोजिशन। प्लांट और एनिमल का तो क्या होगी? एक्सपोजर टू हीट एंड प्रेशर इन अर्थ क्रस्ट ओवर मिलियन ऑफ इयर्स, कार्बोनिफेरस पीरियड, कोल की फॉर्मेशन। गाइस, एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनते जाओगे और कोई अगर क्वेरी हो आप मुझे बताओगे। ठीक, चलिए। इंपैक्ट ऑन ह्यूमन, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ रहा है? मैंने कहा भाई, बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इंक्रीज यूज ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ये क्या कर रहा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग। इट इज मेन ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि ये लॉन्ग वेव्स को एब्सॉर्ब करती है। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस, हम बहुत डिटेल में करेंगे ताकि आपकी पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। The problem of soil erosion is associated with which of the following? किससे संबंधित है सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम? टेरेस कल्टीवेशन, क्या ये इरोजन का है या कंजर्वेशन का है? डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस बात को समझने का प्रयास करें, अभी हम देखेंगे टेरेस कल्टीवेशन एक सॉइल का कंजर्वेशन का मैकेनिज्म है। इट इज मैकेनिज्म ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, न कि सॉइल इरोजन। तो ये गलत है। डिफॉरेस्टेशन, बिल्कुल, एक बार फॉरेस्ट से ट्रीज कट होंगी, रूट्स प्रेजेंट नहीं होंगी, सॉइल एक्सपोज होगा, विंड इरोजन, वाटर इरोजन, स्प्लैश इरोजन, शीट इरोजन। यस, सेकेंड इज करेक्ट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सी, अगर क्लाइमेट ट्रॉपिकल है, लेकिन क्लाइमेट can't be the only factor responsible for the soil erosion. इस बात को ध्यान से समझेंगे। ठीक, सो बी, टू ओनली इज द राइट आंसर। आइए इस बात को और समझते हैं। लिसन वेरी वेरी केयरफुली। सो टेरेस सॉइल कंजर्वेशन फर्स्ट नहीं है, जैसे आपको मालूम चला फर्स्ट नहीं है। सी, ए नहीं, सी नहीं, डी नहीं, थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन, बी, टू ओनली इज द राइट आंसर। सो इजी, स्मार्टली आप आंसर निकाल सकते हो। सी, अगर यहां टेरेस नहीं बनते तो वाटर का एनर्जी हाई होता, स्लोप स्टीप होती, रेट ऑफ इरोजन हाई होता। टेरेस कल्टीवेशन इज मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। सी, once forest is cleared, land is exposed, अगर पहले रेनफॉल सपोज फॉर एग्जांपल 100 हो रही थी, 100 सेंटीमीटर हो रही थी, और उसका 60-70 फॉरेस्ट में ट्रैप था फॉर एग्जांपल, अब ऑल ऑफ देम आर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। पेड़ मर गए, रूट्स मर जाएंगी,
सॉइल को बाइंड नहीं करेंगी, रेट ऑफ सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा। क्लियर? सो टेरेस इज कल्टीवेशन इज मेथड टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन अकर्स इन ऑल क्लाइमेट्स, सारे क्लाइमेट्स में होगा। इरोजन है क्या? वेयरिंग अवे ऑफ द टॉप सॉइल, जो ऊपर की टॉप फर्टाइल सॉइल है उसका इरोड होना, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल का, ऑर्गेनिक मैटर रिच सॉइल का लॉस होना is called as soil erosion. So farmers always they want to protect this for growing their crops, and ranchers wants to protect for growing grasses ताकि उनकी कैटल्स उस पे घास खा पाए। क्लियर? कितनी टाइप्स की सॉइल इरोजन होंगी एक क्विक रिकैप करेंगे। हमने कहा रेन ड्रॉप और स्प्लैश इरोजन, इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन ड्रॉप ऑन द सॉइल सरफेस। तेजी से मूसलाधार बारिश, हैवी रेनफॉल हो रही है, क्या हो रहा है? सॉइल का स्ट्रक्चर डिस्ट्रक्ट हो रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्रम स्ट्रक्चर, क्या बोलेंगे? रेन ड्रॉप और स्प्लैश इरोजन। शीट इरोजन, इसमें यूनिफॉर्म लेयर के फॉर्म में अपर ऑर्गेनिक होराइजन, फर्टाइल लेयर, थिन लेयर। क्वेश्चन इज कौन कर रहा है? विंड इज द मेन वन, wind is eroding, thick loose shallow top soil, they are taking away in the form of sheet erosion. Clear? आइए और देखते हैं रिल इरोजन। अगर एक फॉर्म ऑफ वाटर इरोजन है, ठीक, शुरू में छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स बन रही है, फाइन फाइन, और बड़ी होंगी, अभी समझेंगे हाउ दे विल फॉर्म गलीज। फॉर्म ऑफ वाटर इरोजन, इरोजन टेक्स प्लेस थ्रू न्यूमरस नैरोज एंड मोर और नॉट सो स्ट्रेट चैनल्स कॉल्ड स्टीमनेट्स और हेडकट्स। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इरोजन, जोर की बारिश होगी, आपको रील्स अभी दिखाऊंगा, अभी आप इसके डायग्राम्स देखोगे और क्लियरिटी होगी। गली इरोजन, runoff of surface water causing removal of soil with drainage lines, थोड़ा और वाइड हो गया। Gully when started once will move by headward erosion or even by slumping of side walls। आइए जरा और देखते हैं इस बात को, ये देखिए रिल इरोजन, वर्टिकल डाउन लाइक स्ट्रक्चर बनी और ये बड़ी होंगी तो गली इरोजन। रिल, गली, सू स्ट्रिंग, बैडलैंड, चंबल के वादियों में ऐसा दिखता है। रेवाइंस का बनना, गली इरोजन और बड़ा हो गया, रेवाइंस का बनना, चंबल वैली, बैडलैंड टोपोग्राफी। ये देखिए आप, रिल्स, गली, रेवाइंस, रिल्स एंड गली इरोजन, बिल्कुल चीजें आपको। रेन ड्रॉप, स्प्लैश इरोजन, स्ट्रीम बैंक इरोजन, कौन कौन से एजेंट? विंड, वाटर, ग्रेविटी। अगर हम ग्रेविटी की बात करें, आगे पढ़ोगे आप, लैंडस्लाइड्स, लैंडफॉल, समझेंगे डिफरेंस क्या है। डेब्रिस, क्रीप। रेनफॉल की बात करेंगे, स्प्लैश इरोजन, रन ऑफ के थ्रू एंड सो ऑन। आखिर कॉजेस क्या क्या है? सो सॉइल का टेक्सचर एक फैक्टर है, लूज सॉइल टेक्सचर है, स्मॉल ग्रेन्स है, इरोजन। लूज सॉइल टेक्सचर, soil contains more of small grains, open structure, erosion will be faster। अगर स्लोप स्टीप है, जितनी ढलान तीव्र होगी, ठीक, उतनी इरोजन फास्टर होगी। इफ इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज मोर विल बी इरोजन। लेकिन अगर ट्रीज हैं, फॉरेस्ट है, वो थोड़ी रेट को कम कर देंगी। आगे और क्वेश्चन क्या बन सकता है आप देख सकते हो। यहां से स्टेटमेंट, which of the following is true or not true? Human activities, yes. Faulty agricultural practices, deforestation,
construction of roads, increase urbanization, global warming, more heat, soil moisture imbalance, soil dry हो गया, डिफॉरेस्टेशन अभी मैंने आपको बताया, ठीक। सो जितनी ट्री रूट्स हटेंगी उतनी इरोजन बढ़ेगा, जितनी मैसिव डिफॉरेस्टेशन होगी इस एरिया में इरोजन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दोज एरियाज विच आर अंडर ट्रीज। आप साफ साफ इस चीज को इस डायग्राम से, इस इमेज से समझ सकते हो। क्लियर? आइए गाइस, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान सुनेंगे। एक बार डिटेल एक्सप्लेनेशन में टाइम तो लगता है, लेकिन द वैल्यू एडिशन, द फोकस ऑन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन is going to help you a lot. So listen very carefully. Lichens which are capable of initiating ecological succession even on a bare rock are actually a symbiotic association of, ये किसका symbiotic association है? किसकी बात हो रही है? लाइकेन की। Guys, lichen is symbiotic association of algae and fungi. Algae को बोलते हैं हम फाइकोबायंट, फाइकोबायंट, it is algae. Study of algae, phycology. Study of fungi, mycology. So fungi is mycobiont, mycobiont. The association between algae and fungi. Algae is having chlorophyll, so it can prepare food and behave as slave. Fungi gives protection to algae, gives protection to algae and behaves as master. क्या बोलेंगे? मास्टर सर्वेंट या मास्टर स्लेव रिलेशन, मास्टर सर्वेंट और मास्टर स्लेव रिलेशन। ठीक, आपको दिख जाएगा लाइकेन। लाइकेन्स आर कॉल्ड, ये एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन, ध्यान सुनिएगा, दे आर कॉल्ड एज पायनियर because they are the first one to grow on rocks. Lithocerae, succession on rocks. Clear? चलिए आगे और समझेंगे। Symbiotic association between fungus, mycobiont and photosynthetic partner, photobiont और phycobiont. In this association, fungi और microbiome क्या करेगा? Facilitate water, minerals, vitamins, protection to algae, and algae or phycobiome prepares food, carbohydrate by the process of photosynthesis और उसे food देगा। They are the first one to grow. The study of lichen, lichenology, most commonly found on trees. याद रखेंगे, they are indicator of air pollution, indicator of air pollution, highly sensitive to oxides of sulfur. अगर एयर में सल्फर के ऑक्साइड्स प्रेजेंट होंगे तो लाइकेंस मर जाएंगे। लाइकेन का प्रेजेंस बता रहा है कि एयर में सल्फर के ऑक्साइड्स कम है, लिमिटिंग है। ठीक, they are very useful for medicine, for pollution indicator। एक लाइकेन है, नाम है रेंडियर मॉस, ठीक, आइसलैंड मॉस। मॉस से आप इसे कंफ्यूज नहीं करेंगे, इट इज नॉट ब्रायोफाइट, इट इज अ लाइकेन। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान सुनेंगे।
आपको बायोडायवर्सिटी भी कंजर्व करना है और ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ को भी वहां पे स्टेब्लिश रखना है, दोनों करना है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी टुगेदर विद ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ। गैस सी, सेंचुरीज में फोकस स्पीसीज पे है, नेशनल पार्क में रेगुलेशन स्ट्रिक्ट है, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और सेंचुरीज ये तीनों इन सीटू ऑन साइट मेथड ऑफ कंजर्वेशन है। बोटेनिकल गार्डन एक्स सीटू ऑफ साइट, एक्स सीटू और ऑफ साइट मेथड ऑफ कंजर्वेशन है। बहुत ध्यान सुनना, क्लियर। सो इन दिस क्वेश्चन बायोस्फीयर के ट्रांजिशन जोन में, इन द ट्रांजिशन जोन एंड आउटर मार्जिन ऑफ बफर जोन ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ एस्टेब्लिशमेंट अलाउड है। अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें, क्वेश्चन इज हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व नाउ इंडिया इज हैविंग। और अगर मैं कुछ बायोस्फीयर रिजर्व के नाम लूंगा, प्लीज लेट मी नो द नेम ऑफ स्टेट और स्टेट्स और यूटी। जैसे पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहां पे है? कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, दिबांग वैली, डिब्रू सैखोवा, देखो जरा, कोल्ड डेजर्ट लद्दाख, पंचमढ़ी एमपी, पन्ना एमपी, दिबांग वैली अरुणाचल, डिब्रू सैखोवा अरुणाचल। क्लियर? आइए और समझते हैं। सो ऐसे इज बायोस्फीयर रिजर्व चाहिए एरियाज ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड कोस्टल इकोसिस्टम which promotes conservation of biodiversity with its suitable use। आप बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करेंगे उसका सुटेबल यूज करते हुए, इकोलॉजी के साथ बैलेंस बनाते हुए। एनएबी यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का ये आउटकम है, मेंटेन बाय नेशनल गवर्नमेंट। क्लियर? अगर बोटानिकल गार्डन्स की बात करें, ये एक्स सीटू ऑफ साइट कंजर्वेशन का मैकेनिज्म है। इंडिया के पास नाउ अराउंड मोर देन 105 और 6 नेशनल पार्क्स। बात करेंगे आगे, ठीक। एरिया विथ एनफ इकोलॉजिकल, जियोमॉर्फोलॉजिकल एंड नेचुरल सिग्निफिकेंस, rich fauna and flora, designed to protect and develop wildlife or its environment। अगर इंडिया की बात करें, IUCN कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरियाज, कौन कौन सी एक्टिविटीज? ग्रेजिंग, हंटिंग, फॉरेस्ट्री, कल्टीवेशन, ऑल दिस आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। यहाँ पे हाई लेवल ऑफ कंजर्वेशन है। No human activity is permitted inside the national park except for the one allowed by chief wildlife warden of the state। Guys, 3rd March, ध्यान सुनना, 3rd March 2023 हम लोग सेलिब्रेट करे हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। इस बार खास क्या है? साइट्स के एडॉप्शन 1973 3rd मार्च का वी आर ग्लोबली सेलिब्रेटिंग 50 years of adoption of sites, CITES। अगर नेशनल पार्क की बात करें, इंडिया हैज 108 नेशनल पार्क। ठीक, 1970 में सिर्फ हमारे पास 5 नेशनल पार्क थे। To protect the habitat of conservation dependent species, इंडिया ने पास किया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 35 का 4 इन 1972 एंड प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973। मतलब किस एक्ट के तहत हमारे पास नेशनल पार्क्स है?
108 नेशनल पार्क्स क्या करेंगी 1.35% ऑफ कंट्रीज जोग्राफिकल एरिया। लार्जेस्ट कौन हेमिस नेशनल पार्क। क्वेश्चन इज कब स्टैब्लिश हुआ 1981। कहां पे लद्दाख के लेह एरिया में। साउथ बटन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार का स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कहां पे यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सो डिफरेंस लार्जेस्ट हेमिस लद्दाख, स्मॉलेस्ट साउथ बटन अंडमान, फर्स्ट जिम कॉर्बेट और कॉर्बेट तब नाम उसका हेली था। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क पार्ट ऑफ अंडमान निकोबार और ये सदर्न मोस्ट है दक्षिणतम है। एमपी के पास मैक्सिमम नेशनल पार्क इन इंडिया 12 जिसमें से 6 क्या है टाइगर रिजर्व है। ओनली फ्लोटिंग नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड केबल लामजाओ कहां पे मणिपुर। इसी के पास क्या प्रेजेंट है लोकटक लेक प्रेजेंट है। इंडिया का फर्स्ट उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट 1936 प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च इन 1973 1 अप्रैल कहां पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। क्लियर। वर्ल्ड का फर्स्ट नेशनल पार्क येलो स्टोन नेशनल पार्क। आप पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन ले रहा हूं। सेंचुरीज स्पीसीज ओरिएंटेड स्टेट गवर्नमेंट 500 plus centuries we are having। बहुत ध्यान सुनेंगे। ठीक। बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें कोर एरिया हाईली डेडिकेटेड फॉर कंजर्वेशन, देन बफर एरिया सस्टेनेबल यूज और फिर ट्रांजिशन इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। कोर देन बफर देन ट्रांजिशनल। बात बायोस्फीयर रिजर्व्स की हो रही है। कोर एरिया स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इकोसिस्टम फॉर कंजर्विंग इकोसिस्टम स्पीसीज और जेनेटिक वेरिएशन। नेचुरल जोन्स कोर एरिया में ह्यूमन एक्टिविटी इज नॉट अलाउड। यहां से मैच द फॉलोइंग आएगा। बफर जोन यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। क्वेश्चन दे देंगे साइंटिफिक रिसर्च मॉनिटरिंग ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इज अलाउड इन। कहां पे ये अलाउड है बफर जोन। इकोलॉजिकली सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट एंड ह्यूमन एक्टिविटीज टूरिज्म क्या अलाउड है। यस कहां पे ट्रांजिशनल जोन में। कॉर्पोरेशन ऑफ रिजर्व मैनेजमेंट और लोकल पीपल सेवरल ह्यूमन एक्टिविटीज कौन कौन सी। यस सेटलमेंट क्रॉपिंग रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री दे आर अलाउड इन ट्रांजिशनल एरिया। इस बात को आप स्पष्ट रूप से ध्यान रखोगे कि इट इज अलाउड इन ट्रांजिशनल एरिया। साइंटिफिक रिसर्च मॉनिटरिंग ट्रेनिंग इन बफर जोन। नो एक्टिविटी नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड इन कोर एरिया। किसकी बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB। क्लियर है। व्हाट आर द क्राइटेरिया। बहुत ध्यान सुनेंगे। लिसन very carefully students। बहुत ध्यान सुनेंगे। So what are the primary, what are the secondary? A site must contain an effectively protected and minimally disturbed core area of value of nature conservation। Core area should be typical किस बात की एक टिपिकल बायोलॉजिकल यूनिट की पार्ट हो। लार्ज इनफ ताकि वो वायबल पॉपुलेशन को सस्टेन कर पाए रिप्रेजेंटिंग ऑल ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर्स लेके टॉप कार्निवोर तक। सेकेंडरी क्या रेयर और एंडेंजर्ड स्पीसीज हो ताकि हम उन्हें कंजर्व करें। डाइवर्सिटी ऑफ सॉइल हो माइक्रोक्लाइमेट हो। ठीक। एरियाज पोटेंशियल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल ट्राइबल और रूरल मोड ऑफ लिविंग ताकि आप ट्रांजिशनल जोन की बात कर पाए। सो डियर फ्रेंड्स लिसन वेरी केयरफुली। लीगल बैकिंग टू बायोस्फीयर रिजर्व्स नो कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन इन इंडिया जो डील करे ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ध्यान सुनना
Wildlife Protection Act ही complementary to the setup of biosphere reserve to the extent that it has considerable flexibility and latitude to establish such reserve. ठीक, ये डिफाइन नहीं करता। गाइस कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एक एक करके बनेंगे और आपका इनको ध्यान से सुनना है। विथ रेफरेंस टू इको सेंसिटिव जोन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। Which of the following statement or statements are correct? कौन सी एक्ट में डिक्लेयर हो रहा है? Guys, इको सेंसिटिव जोन्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ना कि ये गलत। सो फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। अगर फर्स्ट करेक्ट नहीं है तो नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। ओके, द पर्पस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ ESZ is to prohibit all kind of human activity। चूंकि ये बफर जोन है, इट इज नॉट पॉसिबल, सो एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, तो ये भी गलत, ये भी गलत। आइए आगे देखते हैं, राइट आंसर क्या हो गया? डी, नाइदर वन नॉर टू। आइए गाइस फोकस करते हैं और मोर ऑन अपडेटेड इंफॉर्मेशन, मोर ऑन वैल्यू एडिशन। इको सेंसिटिव जोन आर डिक्लेयर्ड अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसके तहत ये मेंशन है। इको सेंसिटिव जोन्स आर ट्रांजिशनल एरियाज, मैंने कहा वेयर ह्यूमन एक्टिविटी इज रेगुलेटेड नॉट प्रोहिबिटेड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दे आर इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज, EFAs, areas around protected areas, national park and wildlife sanctuaries। इसके डिक्लेयर करने का पर्पस क्या है? दे विल बिहेव एज शॉक एब्जॉर्बर, क्योंकि अगर ह्यूमन की एक्टिविटी रेगुलेट होगी तो वो एडवर्स इफेक्ट कम डालेगी। सो द पर्पस ऑफ डिक्लेयरिंग ESZ is to create a shock absorber space in the protected areas by regulating and managing the activities around such areas, उनका रेगुलेशन। बहुत ध्यान सुनेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन गाइस, नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान सुनेंगे। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट डज नॉट मेंशन, ये वर्ड मेंशन नहीं है, इको सेंसिटिव जोन, वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जून 2022 में डायरेक्ट किया that every protected forest, national park, wildlife sanctuaries, कई राज्यों में हंगामा मचा, across the country should have a mandatory eco-sensitive zone of a minimum of 1 kilometer, starting from their demarcated boundaries। मैं इसे रिपीट करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जून 2022 क्या डिक्लेयर किया, डायरेक्ट किया, एवरी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, बहुत ध्यान सुनना, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अक्रॉस द कंट्री शुड हैव अ मैंडेटरी इको सेंसिटिव जोन, इको फ्रेजाइल एरिया, शॉक एब्जॉर्बर टू प्रोटेक्ट देम मिनिमम ऑफ 1 किलोमीटर। बहुत ध्यान सुनेंगे। दे आर नोटिफाइड बाई, कौन करेगा नोटिफाई? सेंट्रल गवर्नमेंट, MOEFCC। किसके तहत? अंडर वाइल्ड, नॉट वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। इंडिया के पास मोर देन 600 इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स हैं। कौन कौन सी एक्टिविटीज? ऑन गोइंग एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, organic farming, use of renewable energy sources, adoption of green technology, all are allowed। what are allowed? क्या क्या allowed है?
बहुत ध्यान सुनते रहेंगे। ठीक, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यूज ऑफ कमर्शियल टिम्बर, माइनिंग, टूरिज्म यहां पे अलाउड नहीं है, दे आर नॉट अलाउड। अलाउड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ongoing agriculture, horticulture, organic farming, use of renewable green technology, all these are allowed. Commercial exploitation of timber, mining, tourism, industries, these are not allowed. Additionally, it is completely forbidden to produce dangerous substances, rich, solid or liquid waste, engage in any activity that result in pollution. तभी मैंने ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात की थी। Lands around forest and animal corridors are frequently essential for preserving biological resources and should be protected. भाई हमें लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को क्या करना है, रोकना है। आइए रिवाइज करते हैं क्या क्या मना है। कमर्शियल माइनिंग, सॉमिल, इंडस्ट्रीज कॉजिंग पोल्यूशन, एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेजर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स एंड कमर्शियल यूज ऑफ वुड, ये मना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये थोड़े आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएंगे। क्या रेगुलेटेड है, व्हाट आर रेगुलेटेड एक्टिविटीज, आइए देखते हैं। हमने भाई फेलिंग ऑफ ट्रीज, होटल की स्टेब्लिशमेंट, रिजॉर्ट्स का बनना, कमर्शियल यूज ऑफ नेचुरल वाटर, इलेक्ट्रिक केबल्स का इरेक्शन, एग्रीकल्चर सिस्टम में ड्रास्टिक चेंज करना, वाइडनिंग ऑफ रोड्स, एडॉप्शन ऑफ हैवी टेक्नोलॉजी, पेस्टिसाइड, इनको रेगुलेट करेंगे। क्या अलाउड है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑनगोइंग एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, एडॉप्शन ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी, ताकि एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज पोल्यूशन ना हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आखिर जरूरत क्यों है, क्योंकि हमारी रैपिड एक्सपेंशन हो रही है, इंक्रीज अर्बनाइजेशन हो रहा है, लैंड यूज चेंज हो रहा है, इकोसिस्टम पे, प्रोटेक्टेड एरियाज पे प्रेशर ज्यादा है, तो हमें इन्हें कंजर्व करना, ह्यूमन का प्रेशर ज्यादा है, एंथ्रोपोजेनिक इंपैक्ट ज्यादा हो रहा है, तो हमें इन्हें कंजर्व करना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक, चलिए इतना काफी है। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। दंपा टाइगर रिजर्व, गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सारामती पीक, ये है कहां पे, कौन सा करेक्टली मैच्ड है? दंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम करेक्ट है। अब इसके बारे में और बात करेंगे। इसे टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर स्टेटस मिल चुका है ना। सो फर्स्ट इज करेक्ट, ओके। गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज इन त्रिपुरा, गलत है। सेकंड गलत है, सेकंड गलत, बी गलत, डी गलत। सारामती पीक, नागालैंड इज करेक्ट। सो सी 1 and 3 ओनली। आइए इसके जल्दी से मेन पॉइंट देखते हैं 1 and 3 के। गुमती इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन त्रिपुरा, कवर्स इतना एरिया, ठीक है, साउथ त्रिपुरा रीजन में। हैबिटेट फॉर एशियन एलिफेंट, सांबर वाटर बफेलो, डियर, ठीक है, वाइल्ड गोट एंड फ्यू माइग्रेटरी बर्ड्स। डंपर इज इन मिजोरम, ठीक। सारामती कहां पर दिख रहा है आपको, बॉर्डर ऑफ नागालैंड, इंडिया एंड द सगाई रीजन ऑफ बर्मा, ठीक, नियर थानामीर विलेज इन शिफ्रे डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड। सो ये आप
इस लाइन को आप ध्यान में रखेंगे। म्यांमार को ही आप बर्मा बोलते हो, ओल्ड नेम इज बर्मा। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेटलैंड्स और कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स। आपको देखना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है, आपको करेक्टली मैच्ड यहां पे देखना है। हरिकेन, हरिके पैटर्न, one of the largest wetland of northern India. व्यास एंड रिवर सतलज। क्या हो गया? अभी दिखाऊंगा आपको। इट इज करेक्ट, ये बिल्कुल सही है, फर्स्ट करेक्ट है। ओके, तो बी को हमने किया एलिमिनेट। अभी अपने पास क्या ऑप्शन है? केवला देवखाना, केवला देवखाना नेशनल पार्क। अगर हम केवला देवखाना नेशनल पार्क की बात करें, भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी से बोलते हैं हम, ठीक, राजस्थान, भरतपुर, वेरी फेमस फॉर एवी फौना। केवला देव शिवा टेम्पल इसके बाउंड्री में है ना। इतनी बातें मैंने हिंट दी, लेकिन आपको मेन बात नहीं बताई। सो इसमें एक गंभीर नदी है जो इसकी लाइफ लाइन है। ये रैमसर साइट भी है, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। सेकेंड इज नॉट करेक्ट, गंभीर रिवर। सेकेंड इज नॉट करेक्ट, दैट मीन्स डी भी हो चुका है एलिमिनेट। कोलेरू लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ आंध्रा बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी। सो थर्ड इज नॉट करेक्ट। अगर आपको यह भी याद रहता कि थर्ड करेक्ट नहीं है, कृष्णा एंड गोदावरी, तो थर्ड 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 ए वन ओनली इज द राइट आंसर। वन ओनली इज द राइट आंसर। ठीक, आइए इस बात को समझते हैं। हरिके वेटलैंड, हरिके पैटर्न with Harke Lake in the deeper part, largest wetland in the northern India. कहा भाई, border of Taran Taran Sahib district and Firozpur district of Punjab. ठीक, आगे और समझते हैं कहां प्रेजेंट है। सो ब्यास एंड सतलज रिवर जस्ट साउथ ऑफ द हरिके विलेज। ये आपको हरिके वेटलैंड दिख रहा है। केवला देवघाना, हमने की पॉइंट्स अभी रिवाइज किया। रैमसर साइट, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, गंभीर रिवर। कोलेरू, मैप में आप कोलेरू को देख पा रहे हो। हरिके बात हुई अभी आपसे। केवला देवघाना, फॉर्मर नेम भरतपुर बर्ड सेंचुरी, फेमस एवी फौना सेंचुरी है ना, इंपॉर्टेंट फॉर विंटरिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी वाटरफॉल्स। कहां से? यूरेशिया, नॉर्थ अफ्रीका, अरेबियन पेनिनसुला एज वेल एज फॉर रेजिडेंट बर्ड। किसके ऊपर नाम पड़ी है? केवला देव शिवा टेम्पल, जो उसके बाउंड्री के अंतर्गत है। क्लियर? पार्क की बात करें, ये डेंजर में क्यों है, क्यों ये मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में मेंशन है? मेन एंट्रेंस आपको दिख रहा है। बिल्ड ऑन द अपस्ट्रीम ऑफ गंभीर रिवर, जो लाइफ लाइन है इस सेंचुरी का। द रिवर नाउ फीड्स द वेटलैंड्स ओनली कब when the dam river is full and its gates are open। क्या ये रैमसर के मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। कोलेरू, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ आंध्रा बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा। एक एक पॉइंट आप याद रखेंगे।
declared as wildlife sanctuary under Wildlife Protection Act of 1972 और wetlands under Ramsar Convention, Ramsar साइट्स के तहत ये भी मेंशन है, याद रहेगा। इंपॉर्टेंट हैबिटेट फॉर रेजिडेंट एंड माइग्रेटरी बर्ड्स, अगर पेलिकन्स की बात करें, ग्रे और स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स, मेनी बर्ड्स माइग्रेट्स हियर, साइबेरियन क्रेन, आइबिस, पेंटेड स्टॉक्स यहां पे आ रही है। इंडिया के पास, ध्यान सुनेंगे, राइट नाउ वी आर हैविंग 75 रैमसर साइट्स। सत्यम, स्वागत है आपका, धन्यवाद। 75 हमारे पास रैमसर साइट्स हैं। आपको इनके नाम जो पिछले 2 वर्षों में ऐड हुए वो ध्यान से देखना है। आप स्क्रीनशॉट लेते जाओगे या ये पूरी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/अजीत लाइव, अजीत तिवारी सर @जनरल स्टडीज वाले चैनल में आपको मिल जाएगी। ठीक, कल इसे मैं करवा दूंगा क्योंकि मेरे बोलने से याद नहीं होगा, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। कई एग्जाम्स में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड, रिसेंटली एडेड, हाल ही के वर्षों में तेजी से रैमसर साइट्स की संख्या बढ़ी है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स, किसके पास प्रेजेंट है कोरल रीफ्स? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन। सुंदरबन डिफरेंस इज फेमस फॉर मैंग्रोव्स। ये मैंग्रोव्स के लिए हमें याद है सुंदरी मैंग्रोव्स, राइजोफोरा, राइजोफोरा, राइजोफोरा। थर्ड, सिर्फ फोर्थ गलत है, देखते जरा, फोर गलत। अंडमान निकोबार के पास यस, गल्फ ऑफ कच्छ के पास यस, और गल्फ ऑफ मन्नार के पास यस। सो 1, 2 एंड 3 ओनली। आइए इसे और डिटेल में समझते हैं। कोरल रीफ्स क्या है आप जानते हो, प्लांट प्लस एनिमल सुपर ऑर्गेनिज्म, प्लांट जूजेंथिली, एल्गल कंपोनेंट, एनिमल ग्रुप निडेरिया, कैलकेरियस स्केलेटन, ये इनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। अगर हम कोरल्स की बात करें, खास फीचर, दे आर स्टीनोथर्मल, ये टेम्परेचर के फ्लक्चुएशंस को बर्दाश्त नहीं कर पाती। दे आर स्टीनोहेलाइन, स्टीनोहेलाइन, ये सैलिनिटी के फ्लक्चुएशन को बर्दाश्त नहीं कर पाती। दोनों बात हमें याद रखना है। इनकी टॉलरेंस कम है, दे हैव लो वैल्यू ऑफ इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड, लो वैल्यू ऑफ टॉलरेंस, इसका लो वैल्यू ऑफ टॉलरेंस है। ठीक, अगर कोल्ड वाटर आ जाए, वार्म वाटर आ जाए, फ्रेश वाटर आ जाए तो ये सरवाइव नहीं करेंगे। अंडमान निकोबार के पास कोरल, गल्फ ऑफ मन्नार के पास कोरल, गल्फ ऑफ कच्छ के पास कोरल है ना, मन्नार के पास कोरल रिच, अंडमान निकोबार आइलैंड, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, यहां पे प्रॉपर कोरल्स प्रेजेंट है। सुंदरबन, सुंदरबन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज फेमस फॉर मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स वनस्पतियों के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ेंगे। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइबरनेशन, कंसिडर द फॉलोइंग्स
bats, bears, rodents, the phenomenon of hibernation can be observed in which of the above kind of animal? 1 and 2 only? 2 only? 1, 2 and 3? या हाइबरनेशन कैन नॉट बी ऑब्जर्व? क्या हम हाइबरनेशन समझते हैं? अभी बात करेंगे। आइए जरा एक बार इनको देखिए तो फिर बात करेंगे हाइबरनेशन क्या है, एस्टिवेशन क्या है, अंतर क्या है। बैट दिख रहा है आपको, बियर्स दिख रहा है आपको, रोडेंट्स दिख रहा है आपको, ये रोडेंट्स है। ठीक, अब आपसे बात हो रही थी हाइबरनेशन। ठीक, हार्श विंटर हुआ तो क्या हार्श विंटर में ये अपनी बॉडी की एक्टिविटी को, मेटाबॉलिक रेट को कम कर देती हैं? क्या ये हाइबरनेशन शो करती हैं? समर स्लीप एस्टिवेशन, हाइबरनेशन विंटर में मेटाबॉलिक एक्टिविटी का कम करना। देखिए जरा, समझिए जरा। सो अगर बात करें स्नेक्स, लिजर्ड, टोड, फ्रॉग, सैलमेंडर्स, टर्टल्स मोस्टली हाइबरनेट ड्यूरिंग हार्श विंटर्स, क्या होगी? इनकी मेटाबॉलिक रेट घट जाएगी। एक मैकेनिज्म है सर्वाइवल का। टोड्स, फ्रॉग्स, दे विल अंडरगो हाइबरनेशन। पोलर फीमेल पोलर बियर भी हाइबरनेशन को शो करती है, ऑब्जर्व करती है, प्रैक्टिस करती है। टोड्स एम्फीबियंस है, ये स्नेक्स, लिजर्ड्स, रेप्टाइल्स हैं। दे आर एक्टोथर्म, ये अपने बॉडी के कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करती। दे आर एक्टोथर्म। दे आर कोल्ड ब्लडेड, सी फॉर कोल्ड, दे आर कोल्ड ब्लडेड, दे आर एक्टोथर्म। हाइबरनेशन और विंटर स्लीप स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी और लो मेटाबॉलिक प्रोसेस कब इनमें परफॉर्म ड्यूरिंग विंटर। समर स्लीप को बोलते हैं एस्टिवेशन, इज द लो मेटाबॉलिक प्रोसेस बाय द एनिमल ड्यूरिंग समर। एस्टिवेशन हाइबरनेशन का अपोजिट है। ठीक, some bats also hibernate, ठीक, particularly those in northern areas जहां पे इंसेक्ट्स कम है। Hibernates in caves, cavities of trees, old mine shafts. Like bears, bats store up body fat before they begin to slow down their activity and go into hibernation. आप ध्यान से इन सारी बातों को समझ रहे हो, डिफरेंस बिटवीन हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। क्लियर गाइस? अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, आपने क्या देखा? आपने ऑब्जर्व करा कि यहां पे, ठीक, बैट्स भी, बियर्स भी और रोडेंट्स भी, ये सब के सब हाइबरनेशन इंपार्ट कर रही हैं। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which does not belong to class of the other three? Crab, mite, अभी दिखा दूंगा आपको, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, कौन सा अलग है? देखिए जरा, क्रैब, यूपीएससी आपको डायग्राम नहीं देगी। ठीक, क्रैब, माइट, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, दो टर्म यूज करेंगे। एक क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियंस, और एक एरेक्निड्स, एरेक्निड्स। क्रस्टेशियंस और एरेक्निड्स दो टर्म यूज करेंगे। स्पाइडर, स्कॉर्पियन, माइट्स, दे आर मेंबर ऑफ एरेक्निडा, ये एरेक्निडा के मेंबर हैं। क्रैब्स मतलब ये इसकी मेंबर है, ये इसकी मेंबर है। मैं आपका
बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, देखिए जरा। स्पाइडर, स्कॉर्पियन, हार्वेस्ट मैन, माइट्स, टिक्स, ये सब एरेक्निड्स हैं, इसके मेंबर है एरेक्निडा के। क्रस्टेशियन में लार्ज ग्रुप ऑफ आर्थ्रोपोड, कॉकरोच वाला ग्रुप, क्रैब्स, लॉबस्टर्स, क्रेफिश, श्रिम्प्स, breathe with gills and have 2 pairs of antenna। कौन है? क्रस्टेशियंस। यानी इस क्वेश्चन की बात करें तो ये तीनों एक है, ये अलग है। क्रैब इज द डिफरेंट वन, याद रहेगा। क्रैब क्रस्टेशियन का मेंबर है, क्रस्टेशियन का मेंबर है। ये तीनों एरेक्निड्स के मेंबर हैं। आइए इसे एक बार और क्विक रिकैप कर लेते हैं। So spider, scorpion, harvestman, mites, ticks are arachnids, और crabs, crayfish, shrimps, arthropods ये क्रस्टेशियंस हैं। क्रस्टेशियन, श्रिम्प्स कैसे दिखती हैं? बार्निकल्स, कोपॉड, क्रेफिश, क्रैब, प्रॉन, झींगा, क्रिल। ठीक, इंसेक्ट्स के पास कैसी है? 3 बॉडी पार्ट्स, 6 आमतौर पे 6 जॉइंटेड लेग्स, कंपाउंड आईज एंड 2 एंटीना। बीज, वेस्प, बिटल्स, मॉस्किटो, फ्लाइज, ग्रास हॉपर, एंड बटरफ्लाई ये सब कॉमन टाइप के इंसेक्ट्स हैं। यहां से क्वेश्चन आगे पॉसिबल है। ये आपको दिख रहा है गाइस। बीज, वेस्प, आगे देखिए बिटल्स, मॉस्किटोस, फिर फ्लाइज, ग्रास हॉपर, राम जी का घोड़ा, नाम सुना है? राम जी का घोड़ा, एंड्स, चींटियां दिख रही है आपको, ठीक, मॉथ्स, ड्रैगन फ्लाइज, डैमसल फ्लाइज। तो गाइस आज मैं आपको यहीं पर रोकूंगा। कल हम और अभी और क्वेश्चन बच्चे पड़े हैं, कल हम आगे करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। सी कोई हमें हड़बड़ी नहीं करनी है, डिटेल में आप देख लो, मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। क्या करना है आपको? रेगुलर होना है। कल हम 2014 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। अभी काफी क्वेश्चंस हैं, आप देखो कितने कितने क्वेश्चंस एनवायरनमेंट से आ रहे हैं गाइस। 22 क्वेश्चंस 2014 में आए। दैट मींस अगर आप एनवायरनमेंट और मेरे ज्योग्राफी और मेरा इसका करंट सेगमेंट ले लें तो मोर देन 1/3 क्वेश्चन आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में इस सेगमेंट से आ रहे हैं। व्हाट टू डू? लिसन वेरी केयरफुली। जैसे एनवायरनमेंट कंप्लीट होगा हम ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज भी स्टार्ट करेंगे और आपकी एनुअल करंट अफेयर सीरीज भी बहुत जल्दी रिज्यूम होगी और साथ साथ एनसीईआरटी सीरीज भी आपकी रिज्यूम होगी। सो आप हमारे साथ बने रहेंगे, अपना खूब ख्याल रखेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय